अक्सर राजनीतिक खेमे में ये चर्चा चलती है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं होने थे, लेकिन मोदी ने बड़ी ही कूटनीति के साथ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव किए और सत्ता पर काबिज हो गए। ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब लेकर आज मैं आया हूं आपके बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा और मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी क्या है इसके पीछे कि मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। दरअसल दिन था 9 जून 2013 का। गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था। तब के पार्टी अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह सबसे आखिर में भाषण देने आए। 25 मिनट तक राजनाथ ने सामान्य चुनाव की बातें की और पार्टी नेताओं के बड़े दिल की तारीफ की। फिर भाषण के आखिर में राजनाथ ने कहा, मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर भी सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाए और मैं नरेंद्र मोदी को उस सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित करता हूं। दरअसल इस फैसले की सुगबुगाहट तो थी, लेकिन इस मीटिंग में ऐसी किसी घोषणा की उम्मीद नहीं थी। पार्टी के कई नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। मंच पर मोदी को देने के लिए गुलदस्ता तक नहीं था। ऐसे में राजनाथ ने किसी और को दिया हुआ गुलदस्ता उठाया और मोदी जी के हाथों में थमा दिया। अब इस ऐलान के साथ ही 2014 लोकसभा चुनाव के पूरे कर्ता धर्ता बन गए मोदी। राजनाथ सिंह की यह घोषणा नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने की दिशा में एक बड़ा कदम थी। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यहां तक मोदी पहुंचे कैसे, जबकि अभी तो भाजपा में कई कद्दावर नेता और पीएम पद के दावेदार बैठे हुए थे। दरअसल बीजेपी की सियासत में नरेंद्र मोदी का सीधा दखल तब शुरू हुआ जब 1987 में संघ ने उन्हें गुजरात का संगठन सचिव बनाया। उस समय गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वघेला और केशुभाई पटेल का बड़ा दबदबा हुआ करता था। 1995 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और केशुभाई पटेल बने सीएम। अब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में वाघेला खेमे के किसी भी विधायक को जगह नहीं दी। इधर वाघेला भी पलटवार के लिए सही मौके की तलाश में बैठे हुए थे। इसी बीच अब सितंबर 1995 में सीएम केशुभाई अमेरिका के दौरे पर गए। इधर वाघेला ने 55 विधायकों के साथ सरकार गिराने की साजिश रच डाली। मसला हल करने के लिए दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी को दिल्ली से अहमदाबाद जाना पड़ा। 2 दिन तक मान मनोबल चलता रहा और केंद्रीय नेतृत्व को शंकर सिंह वघेला की 3 शर्तें माननी पड़ी। सबसे बड़ी शर्त के मुताबिक केशुभाई को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना पड़ा। दूसरा, वाघेला समर्थकों को, विधायकों को उनको मंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को गुजरात की सियासत से हटाकर दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। अब 1995 से 1997 तक गुजरात में राजनीतिक उठापटक चलती रही। इसी दौरान 3 मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई लंबे समय तक सरकार नहीं चला सका। आखिरकार 1998 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज की और 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब केशुभाई पटेल के कार्यकाल के दौरान गुजरात में भूकंप और सूखे ने भयंकर तबाही मचाई। उनका प्रशासन आपदा प्रबंधन में बुरी तरह नाकाम रहा। संघ केशुभाई के काम से खुश नहीं, वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। इधर नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहकर गुजरात का रास्ता बना रहे थे। वो अक्सर संघ के हेडक्वार्टर यानी कि केशव कुंज में दिखाई देते थे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केशुभाई पटेल के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने दिल्ली में कुछ संपादकों से केशुभाई के खिलाफ नकारात्मक खबरें करने को भी कहा था। आउटलुक के संपादक विनोद मेहता ने अपने एक संस्मरण में ऐसी ही एक मुलाकात का जिक्र किया है। मेहता ने कहा है कि मैं पार्टी के दिल्ली ऑफिस में काम कर रहा था, तभी नरेंद्र मोदी मेरे ऑफिस आए। वो कुछ कागजात अपने साथ में लेकर आए थे जिनसे साबित होता था कि गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल कुछ गलत प्लान कर रहे हैं। अब मोदी की ये कोशिशें रंग लाई और पार्टी नेतृत्व ने केशुभाई को सीएम पद से हटाने का फैसला किया। अब सवाल था कि नया मुख्यमंत्री कौन बनाया जाए। अब यहां मोदी के आरएसएस, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी से जो रिश्ते थे वो काम आए। तो अब 1995 में गुजरात छोड़ने के 6 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी हुई। केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। दरअसल इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। अपने एक इंटरव्यू में खुद नरेंद्र मोदी ने बताया था कि मुझे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि पंजाबी खाना खा खाकर आप मोटे हो गए हैं, आपको वजन कम करना चाहिए,
यहाँ से जाइए, दिल्ली छोड़ दीजिए। मैंने पूछा कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा गुजरात जाइए, वहां आपको काम करना है। और मुझे ये सच में अंदाजा नहीं था कि अटल जी मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मोदी को मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था कि 2002 में गुजरात में दंगे हो गए। इसमें करीब 1000 लोगों की जान गई। दंगों के करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन 3 महीने पहले ही करा दिए गए। इसमें मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कुल 182 में से रिकॉर्ड 127 सीटें जीत ली और नरेंद्र मोदी दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अब बतौर सीएम अपने आखिरी कार्यकाल में मोदी ने पूरे गुजरात में सद्भावना यात्रा निकाली थी। उनके महत्वाकांक्षी इरादे पहली बार इस रैली के जरिए ही सामने आए थे। मोदी ने गुजरात में व्यापार को बढ़ावा देकर गुजरात मॉडल को चर्चा में ला दिया था। मार्च 2012 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मोदी मीन्स बिजनेस शीर्षक वाली एक स्टोरी भी छापी गई थी। 2009 से 2012 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हरीश खरे ने भी अपनी एक किताब में हाउ मोदी वॉन इट में लिखते हैं कि मोदी ने बीजेपी के बाहर के अपने सभी सहयोगियों को आक्रामक रूप से एक्टिव करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले कॉरपोरेट जगत के लोगों को अपने पक्ष में लाया और उसके बाद उन्होंने बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसी धार्मिक हस्तियों को भी अपने फेवर में कर लिया था। अब हरीश खरे आगे लिखते हैं कि ये वो वक्त था जब मोदी ने गुजरात का इस्तेमाल केंद्र की सरकार पर हमले के लिए करना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर लगातार बयान दे रहे थे। 22 जनवरी 2013 को महाराष्ट्र में पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इसमें नितिन गडकरी का नाम भी आया। इसी के चलते उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और नए अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह। वहीं हरीश खरे के मुताबिक मोदी के लिए गडकरी की जगह राजनाथ का अध्यक्ष बनना फायदेमंद रहा, क्योंकि गडकरी की तुलना में राजनाथ को मैनेज करना आसान था। इतिहासकार और लेखक गौतम चिंतामणि अपनी किताब राजनीति बायोग्राफी ऑफ राजनाथ सिंह में लिखते हैं कि अध्यक्ष बनने के कुछ हफ्ते बाद ही राजनाथ सिंह ये समझ चुके थे कि पार्टी कैडर के बीच मोदी को बीजेपी का नेतृत्व सौंपने का विचार मजबूत हो रहा है। हालांकि उन्हें पार्टी के अंदर मोदी के विरोध का भी पूरा अंदाजा था, लेकिन बीजेपी की एक बड़ी लॉबी नरेंद्र मोदी को चुनावी चेहरा बनाने के लिए लामबंद हो चुकी थी। उधर आडवाणी खेमे को इस बात का अंदाजा था कि जून 2013 में होने वाली गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, और इसी के चलते आडवाणी समेत कई नेताओं ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब गौतम चिंतामणि के मुताबिक इसी बीच बीजेपी गठबंधन की बरसों पुरानी सहयोगी पार्टी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार ने राजनाथ को फोन किया और मोदी के नाम पर असहमति जताई। राजनाथ सिंह का कहना था कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड मोदी को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपेगा, लेकिन नीतीश इस पर भी राजी नहीं हुए। गौतम चिंतामणि आगे लिखते हैं कि अगर बैठक में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के निर्णय पर आम सहमति ना बनती और बैठक बेनतीजा रहती तो यह गलत मैसेज जाता। इसलिए राजनाथ सिंह ने एडी से चोटी का जोर लगा दिया और बैठक के लिए मोदी जब गोवा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तब के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने मोदी का समर्थन किया और आखिरकार 9 जून को राजनाथ ने चुनावी समिति के अध्यक्ष के पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा कर दी। अब इस घोषणा के बाद नीतीश ने राजनाथ को फोन करके कहा कि उन्होंने गठबंधन से अलग होने का निर्णय ले लिया है। राजनाथ का कहना था कि चुनाव समिति की जिम्मेदारी देने के अलावा अभी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उसी पल सब साफ हो गया था जब राजनाथ ने मोदी को नेता कहा था। इधर आडवाणी अपने ब्लॉग में सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह का जिक्र कर रहे थे। अगले ही दिन यानी 10 जून को आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने राजनाथ सिंह को एक पत्र में लिखा कि पिछले कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं पा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पार्टी को बना के खड़ा किया था ये वही पार्टी है, क्योंकि लगता है जैसे बीजेपी दिशा भटक चुकी है और इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। अब इस पत्र के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की आडवाणी के घर तक दौड़ शुरू हो गई। राजनाथ ने कहा कि मैं ये इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकता। मोदी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाने का फैसला सबकी सहमति से लिया गया था, ये बदला नहीं जाएगा।
अब आडवाणी के घर पहुंची सुषमा स्वराज ने कहा, मैं उनके इस्तीफे से हैरान हूं। हालांकि यह भी भरोसा जताया कि वो आडवाणी जी को मना लेंगी। वहीं आडवाणी के करीबी माने जाने वाले वेंकैया नायडू और पार्टी के तब के महासचिव अनंत कुमार और प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी भी आडवाणी साहब के घर पहुंचे। आडवाणी को मनाने की कवायद सफल हुई और 11 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत से फोन पर बात करने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। अब इधर बीजेपी की इस रस्साकसी पर कांग्रेस कटाक्ष कर रही थी। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने कहा कि रक्त बीज से जब दूसरा रक्त बीज पैदा होता है तो वह ज्यादा ताकतवर होता है। सब बीजेपी नेता समझ रहे हैं कि अगर ये पहलवान यानी कि नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गया तो हमारा क्या होगा। अब दिल्ली की सियासत में पैर जमाने में मोदी का संघ का सहयोग भी था। हालांकि इसकी अपनी कुछ अलग वजह रही थी। वरिष्ठ पत्रकार पीआर रमेश के मुताबिक 15 मार्च 2013 को जयपुर में आरएसएस की बैठक में यह तय हो गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। फिर 31 मार्च 2014 को ओपन मैगजीन में रमेश ने इसके बारे में विस्तार से लिखा। रमेश के मुताबिक बीजेपी में आंतरिक कलह थी। संघ को लगा कि उसका दखल जरूरी है। कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा ऊर्जावान व्यक्तित्व संघ परिवार की पहली पसंद था। बावजूद इसके कि मोदी के और संघ के रिश्ते जो है आपस में पहले भी अच्छे नहीं थे। अब हरीश खरे कहते हैं कि मोदी के लिए संघ का यह प्रेम अचानक नहीं उपजा था। 2010 में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, क्योंकि संघ को चिंता थी कि यूपीए सरकार संघ के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती थी। जुलाई 2010 में ये खबरें छपने लगी थी कि जांच एजेंसियां कई मुस्लिम पूजा स्थलों पर हुए आतंकी हमलों के लिए हिंदुओं के शामिल होने के सबूत जुटा रही है। 25 अगस्त 2010 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं जब संघ भगवा आतंकवाद को लेकर असहज स्थिति में था, उसी वक्त मोदी कथित इशरत जहां एनकाउंटर के मामले में असहजता का सामना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जांच एजेंसियां पहले अमित शाह और फिर खुद मोदी पर शिकंजा कसने जा रही थी। शाह मोदी के सबसे करीबी और वफादार साथी थे। उन्हें राज्य के गृह मंत्री के पद छोड़ना पड़ा और 25 जुलाई 2010 को शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन सबके बीच मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी 182 में से 115 सीटों पर जीती और इस चुनाव से यह साफ हो गया था कि कांग्रेस का सामना सिर्फ और सिर्फ मोदी कर सकता है। वहीं इधर 2014 के चुनाव में संघ का सीधा दखल दिखाई दिया। संघ ने न सिर्फ मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया कि वह बीजेपी के लिए पुरजोर मेहनत करे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विजयदशमी के भाषण में 100% वोटिंग की अपील की और इमरजेंसी के बाद यह पहली बार देखने को मिला कि जब संघ युद्ध स्तर पर चुनाव के अभियान में शामिल हुआ। अब जैसा कि 13 सितंबर 2013 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। वरिष्ठ पत्रकार पीआर रमेश के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे बोर्ड की बैठक के लिए आडवाणी अपने आवास से निकलने ही वाले थे कि नितिन गडकरी का फोन आ गया। उन्होंने बताया कि बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला लेना है। आडवाणी ने राजनाथ सिंह को एक पत्र में लिखा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं परेशान हूं, अब बेहतर होगा कि मैं इस बैठक में शामिल ना हूं। लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर 12 सदस्यीय बोर्ड का हर सदस्य इस बैठक में शामिल हुआ और इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। वहीं गौतम चिंतामणि के मुताबिक संघ और बीजेपी के नेता चाहते थे कि मोदी के नाम की घोषणा के वक्त आडवाणी बैठक में मौजूद रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आडवाणी का कहना था कि मोदी को उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस के खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और गुजरात के विवादास्पद सीएम का मुद्दा उछाला जाएगा। वहीं आडवाणी की शिष्या रही सुषमा स्वराज ने भी अपनी आपत्तियां बोर्ड के सामने रखी थी, लेकिन अरुण जेटली और वेंकैया नायडू जैसे नेताओं ने उन्हें समझा लिया। बाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा एकजुटता दिखाते हुए मोदी के बगल में बैठी हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में उनके समकक्ष रमन सिंह ने ट्वीट करके मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन किया। जेडीयू ने मोदी के नाम की घोषणा होने के बाद गठबंधन तोड़ दिया। वहीं दूसरे सहयोगी पार्टी जैसे शिवसेना और अकाली दल ने इस फैसले का स्वागत किया। अब 27 फरवरी 2014 को बीजेपी ने लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी। बीजेपी नेताओं का कहना था कि मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, वाराणसी और वडोदरा। वाराणसी के मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी को इस बारे में आरएसएस के भैयाजी जोशी ने पहले ही बता दिया था, लेकिन जोशी अड़ गए
कि उन्हें पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से इस बारे में नहीं बताया। गौतम चिंतामणि कहते हैं कि जोशी ड्रामा क्वीन की भूमिका में आ गए थे। बीजेपी के नेता उन्हें मनाते रहे लेकिन वे अड़े रहे। आखिर में 13 मार्च 2014 को यूपी के बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने जोशी को साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें कानपुर से चुनाव लड़ना होगा। और 15 मार्च को उम्मीदवारों की अगली सूची आई। इसमें वाराणसी के कॉलम के आगे लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी। और फिर 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। तो ये था वो घटनाक्रम जो मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लेकर आया। और आज 10 साल बाद भी मोदी उसी कुर्सी पर काबिज है। तो ये था आज का पॉलिटिकल पंचनामा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।